In vector algebra, today we are going to discuss a very simple concept, and this is actually the concept of unit vectors. आपने निश्चित रूप से यूनिट वेक्टर का नाम सुना होगा। जैसा नाम से ही इसका मीनिंग पता चलता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, सिर्फ 1, संख्या वाला 1, वैसे वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, तो देखिए हमने लिखा कि वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिटी होगा, उसको आप क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर्स। देखो, यूनिट वेक्टर को आप एरो का साइन दे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमनली अगर आप एरो के साइन के जगह पर हैट या कैप लिखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हम यूनिट वेक्टर की ही बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमने मान लिया है कि ये जो ई हैट है, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको हैट अथवा कैप पढ़ेंगे, ई हैट। सपोज कर लो कि ई हैट एक यूनिट वेक्टर है, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर ई हैट एक यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड या मॉडुलस होगा वह 1 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ई हैट यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ई हैट को क्या लिखेंगे? 1। ओके, या कन्वर्सली बोलिए कि जिस वेक्टर का मॉडुलस 1 हो जाएगा वही यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए आपको कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि आपको एक आर्बिट्रेरी अपने मन से माना हुआ कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और आपका एम है कि हम वेक्टर ए के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन का अगर यूनिट वेक्टर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे? हम लोग सिंपली उस गिवन वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो उस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। जैसे देखो, अगर ए हैट हमने कहा कि कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है, मैंने अपने मन से माना हुआ कोई वेक्टर है, और आप सपोज कर लेते हैं कि ए हैट ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ध्यान रहे कि ए हैट का डायरेक्शन वही है जो गिवन वेक्टर ए का डायरेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? अगर ए हैट को जानना है तो आप वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। सो देखिए, ए हैट इक्वल टू ए ओवर मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो दिस एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, तुमको उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। अब देखिए, अब आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा इक्वेशन 1 कि वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए हैट वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए होता है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह जो ए बाय मॉड ऑफ ए है अथवा ए हैट है, यह एक यूनिट वेक्टर है कि नहीं। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? जस्ट डेफिनेशन को सोचेंगे। डेफिनेशन कहता है कि अगर ए हैट एक यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली इसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। तो आप देखिए इसका मॉड निकाल करके कि 1 होता है कि नहीं। आप देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है मॉडुलस ऑफ ए हैट। चूँकि आपने डिफाइन किया कि ए हैट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए हैट का मतलब हो गया मॉड ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए हैट। ए है ए। अब मॉड ऑफ ए बाय मॉड ए, दिस विल बी सिंपली मॉडुलस ऑफ ए बटा मॉडुलस ऑफ ए। अब दोनों ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्या देखा आपने कि इक्वेशन 1 में जो डिफाइन किया हुआ ए हैट ए ओवर मॉडुलस ऑफ ए, जब हमने उसका मॉडुलस निकाला तो 1 आया, जो इस बात को प्रूव करता है कि यह जो ए हैट है वह वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ओके, अब देखिए, अब इसी यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। आप इसी इक्वेशन के आधार पर देखिए कि
इक्वेशन 1 बताता है कि अगर हमें कोई वेक्टर मालूम है तो हम उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, ये हमको मालूम है। कैसे पता करेंगे? तो वेक्टर ए को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, हमको वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। जस्ट इसका कन्वर्स सोचो कि अगर तुमको किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में व्यक्त करना हो, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे? तो हमारा यह इक्वेशन उस बात को भी बताता है। जैसे अगर हम इससे ए को ही जानना चाहें तो ए बराबर क्या होगा? दैट विल बी सिंपली मॉड ऑफ ए इंटू ए हैट, नहीं हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू ए हैट। इसलिए इक्वेशन 1 से आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए हैट। अब इस बात को समझो कि किसी वेक्टर को उस वेक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के टर्म में व्यक्त करना होगा तो सिंपल टेक्निक है कि हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से? उस वेक्टर के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है। जैसे सपोज कर ड्यूज कि एफ हमारा कोई फोर्स है जो 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट है, 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट। बात समझ आ रही है? अगर इस वेक्टर एफ को हमें व्यक्त करना हो किसके टर्म में? इस वेक्टर के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो क्या करेंगे? इसका मॉडुलस लेंगे। इसका मॉडुलस ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिस इज 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लिख लेंगे। अब देखना होगा कि इसका डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे। यहाँ है डायरेक्शन इसका ईस्ट। आप आगे पढ़िएगा, अभी तो नहीं बताया है लेकिन जस्ट अभी बताने वाले हैं कि सामान्य तौर पर कन्वेंशन है कि हम ईस्ट वार्ड डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मानते हैं। ये जस्ट एक ट्रेडिशन है, ये मानी हुई बात है, समझ सोचना कि वो गारंटेड है। और ईस्ट के डायरेक्शन को सामान्य तौर पर कन्वेंशनली हम लोग आई हैट सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर एफ बराबर लिख दिया जाए 5 न्यूटन आई, इसका मतलब एफ एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और ये डायरेक्टेड है आई हैट के डायरेक्शन में। अब आई हैट डायरेक्शन ईस्ट वार्ड डायरेक्शन को या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को बताता है, आप आगे देखिएगा। तो यही तरीका है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको वेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है? अब देखिए, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से यह स्पष्ट होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वह फिक्स्ड है, वो बदलने वाला नहीं है। उसका मैग्नीट्यूड हर हमेशा 1 होता है। इसलिए यूनिट वेक्टर जैसे ही बोलेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो जाएगा, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम बात करते हो वेरिएबल यूनिट वेक्टर का, कि ऐसा यूनिट वेक्टर जो बदल रहा है, मतलब अगर आप यूनिट वेक्टर में किसी चेंज की बात करते हैं तो यह चेंज कहाँ से होगा? मैग्नीट्यूड तो इसका बदल नहीं सकता। यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया 1। इसका अर्थ ये है कि यूनिट वेक्टर में अगर हम किसी चेंज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा यूनिट वेक्टर बदल रहा है, तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। क्या बदलेगा? सिर्फ डायरेक्शन। इसका मतलब जब तुम बात करते हो वेरिएबल यूनिट वेक्टर का, तो उस समय ध्यान रहे कि वेरिएबल यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। सो अगर डायरेक्शन किसी यूनिट वेक्टर का चेंज करता है तभी हम उसको वेरिएबल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है? इसलिए आप सोचिए, जस्ट इसका उल्टा सोचिए कि अगर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अंडरस्टूड है कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही होगा। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाए तब आप वैसे यूनिट वेक्टर को बोलेंगे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। ठीक है? देखो, इन जनरल जब तुम वेक्टर को कांस्टेंट कहते हो कि कोई वेक्टर ए है जो कांस्टेंट है, तो आपको दो बात बोलना पड़ता है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दूसरा उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है।
लेकिन जब हम यूनिट वेक्टर को कहेंगे कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही बात बोलना होगा कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब अंडरस्टूड है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही, वह 1 होगा ही, इसीलिए यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। और यूनिट वेक्टर वेरिएबल है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इज कांस्टेंट रिलेटिव टू सर्टेन फ्रेम, इन दैट कंडीशन द यूनिट वेक्टर ए हैट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, जो आप डिफाइन करते हैं ए बाय मॉड ऑफ ए से, वह एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा। बात समझे? और ध्यान रहे, जैसा अभी हमने कहा था कि जब आप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए जिस वेक्टर के डायरेक्शन का वह यूनिट वेक्टर है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ए हैट ए के डायरेक्शन का एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, तब आपका जो ए हैट है वह एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा। तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का मतलब वह यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब वेरिएबल यूनिट वेक्टर का मतलब वह यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन वैरी करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक खास सेट ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम लोग वैसे 3 यूनिट वेक्टर का सेट देखेंगे जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देखो, ये जो वर्ड है ऑर्थोगोनल, इसका हिंदी होता है, इसका मीनिंग होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर लंबवत, ठीक है। सामान्य तौर पर आप जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, इसलिए कि एक्स और वाई दोनों के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री होता है। उसी तरह से y और z के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है और z और x के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। फिगर में आपको ये दोनों एंगल 90 नहीं दिख रहा होगा क्योंकि z जो होता है वह वास्तव में, अगर x और y इसी सोचो हमारा जो यह पेज है उसी पेज में है तो z एक्चुअली इस पेज पर परपेंडिकुलर होता है। जो अब फिगर तो हवा में बनेगा नहीं, इसलिए फिगर बनाते हैं इसी प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में 3D दिखा रहे हैं, इसलिए z जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। सामान्य तौर पर एक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है कि हम लोग पॉजिटिव x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई हैट मान लेते हैं। ये माना हुआ चीज़ है, सिंबल, ये सिंबल अक्सर यूज होता है। अगर सोचो पॉजिटिव x के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के रूप में तुम लिखोगे तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i लिखोगे, तो निश्चित रूप से अगर हम नेगेटिव x डायरेक्शन की बात करें, दैट इज x प्राइम डायरेक्शन, तो उसको माइनस आई हैट लिख लेंगे, सीधी बात है, डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक इसी तरह से पॉजिटिव y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखा जाता है j हैट, तो नेगेटिव y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, माइनस j हैट। पॉजिटिव z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आप लिखते हैं k हैट, तो नेगेटिव z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखेंगे माइनस k हैट। ओके, देखो सामान्य तौर पर ये भी एक जस्ट कन्वेंशन है, अक्सर लोग ऐसा मानता है, ज़रूरी नहीं है कि यही मानना है, लेकिन नॉर्मली ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ईस्टवार्ड डायरेक्शन है उसको सामान्य तौर पर हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स में x के तरफ लेते हैं और जो नेगेटिव x है उधर तब वेस्ट हो जाएगा। पॉजिटिव y के तरफ जनरली लोग नॉर्थ डायरेक्शन लेता है तो नेगेटिव y के तरफ साउथ हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव z डायरेक्शन है नॉर्मली इसको हम अपवार्ड डायरेक्शन कहते हैं और जो नेगेटिव z है उसको डाउनवर्ड। तो अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से कंपेयर किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं
कि ईस्टवार्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इन जनरल, ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली, प्रथागत दृष्टि से हम आई लिखेंगे, वेस्ट के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को माइनस आई हैट लिखेंगे, नॉर्थवार्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हम जे लिखेंगे, तो साउथवार्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस जे लिखेंगे। ठीक है, अपवार्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आप के हैट लिखते हैं तो डाउनवार्ड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को माइनस के हैट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आई जे के है, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है, लोग फ्लैटली बोलता है कि आई जे के एक्स वाई जेड के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और ये एक्स वाई जेड फिक्स डायरेक्शन है, इसीलिए यह कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा। बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आई जे के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात सुन आ रही है? कैसे? अगर सपोज करो कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, अगर इसका ओरिएंटेशन स्पेस में किसी गिवन फ्रेम के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, ये अपना ओरिएंटेशन नहीं बदलता है, तो उस स्थिति में आई जे के जरूर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। लेकिन ये भी संभव है कि हमारा ये जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इसका ओरिएंटेशन कंटिन्यूअसली बदल रहा हो। ये जैसे सपोज करो कि x अभी इस डायरेक्शन में है, तो कुछ देर के बाद यह रोटेट करके हमारा x इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ देर के बाद वह x इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर सकता है। जब हम लोग रोटेटरी फ्रेम में मोशन डिस्कस करते हैं तो सामान्य तौर पर क्लासिकल मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम आता है, और उस कंडीशन में देखते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर है आई हैट, क्या इसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा? नहीं, इसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा। तब उस कंडीशन में आई जे के को आप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने कहा कि जो आई जे के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? तो जब हमारे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस का ओरिएंटेशन स्पेस में फिक्स्ड रहेगा किसी गिवन रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तब ये आई जे के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन अगर एक गिवन रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, तो उस कंडीशन में आई जे के कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं बल्कि वेरिएबल यूनिट वेक्टर होगा। जब हम आगे आपको मैकेनिक्स में एक चैप्टर पढ़ाएंगे मोशन इन रोटेटरी फ्रेम, तब आप देखिएगा कि वहाँ अपीयर होने वाला जो आई जे के यूनिट वेक्टर है वह कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? देखो, तो ये बात हमने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है कि इन केस ऑफ रोटेटरी फ्रेम directions of I, J and K vary continuously and they are then variable unit vectors. Okay? अब देखिए, अब जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको लिखने जा रहे हैं। छोटा छोटा एग्जाम्पल देखो, जैसे आप एक एग्जाम्पल, हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि हम एक वेक्टर लिखेंगे और कहेंगे कि आपको कि आप उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में अभिव्यक्त करिए। ओके, express the following vectors, in terms of orthogonal unit vectors. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मीन्स आई जे के। अब क्या सब वेक्टर लिख रहे हैं?
जैसे मान लो कि पहला वेक्टर लिखा a इक्वल टू 10 मीटर ड्यू वेस्ट, 10 मीटर ड्यू वेस्ट, एंड दूसरा f इक्वल टू 6 न्यूटन अपवार्ड, 6 न्यूटन अपवार्ड। मान लो अब इस दोनों वेक्टर को हम चाहते हैं यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ दोनों वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुआ है, और अभी आपने सीखा है कि अगर हमें आई जे के टर्म में वेक्टर को व्यक्त करना होगा तो आई जे के किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एस्यूम किया जाता है वो आप सीख चुके हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट ये है कि जो हमने जो सिखाया केवल आप उसको यूज़ करने के लिए सीखिए। अभी आप क्या सीखे थे कि अगर हमें किसी वेक्टर को व्यक्त करना हो उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो हम क्या करते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर वेक्टर ए है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम में, इसे एक्सप्रेस करना है यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए टाइम्स ए हैट। दिस इज द जनरल रिजल्ट। व्हाट इज दिस ए हैट? आप सीख चुके हैं कि ए हैट वास्तव में वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अब अभी के क्वेश्चन को देखो कि ए का मैग्नीट्यूड 10 मीटर दिया हुआ है, सो दिस विल बी 10 मीटर, एंड ए हैट वेक्टर ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। और देखो कि ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वेस्ट के डायरेक्शन में। और अभी आपने जस्ट सीखा है कि वेस्ट डायरेक्शन कन्वेंशनली, ये प्रथा है, ये कोई बहुत फिक्स्ड बात नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये कन्वेंशन होता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कि सामान्य तौर पर वेस्ट डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव एक्स के तरफ लेते हैं, और नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको माइनस आई हैट लिखते हैं। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में इस ए हैट का मतलब क्या होगा, माइनस आई हैट। ओके, एंड सो यू कैन राइट दिस इज माइनस 10 मीटर आई। तो ये सिर्फ आप कैसे यूज करेंगे यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को, उसको क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम है। तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप वेक्टर एफ को भी यूनिट वेक्टर के टर्म में व्यक्त करिए। एफ इक्वल टू, फिर जनरल रूप में लिखो, मॉड ऑफ एफ इंटू एफ हैट। एफ हैट यहाँ क्या है, वेक्टर एफ के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ओके, अब क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा वेक्टर एफ है उसका मॉडुलस 6 न्यूटन दिया हुआ है, तो हम इसको 6 न्यूटन लिख लेंगे मॉड ऑफ एफ को, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ अपवार्ड। अपवार्ड डायरेक्शन आपने अभी माना कि इसको हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ट्रेडिशनली एस्यूम करते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर लेते हैं पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का, वह के हैट लेते हैं। इसलिए एफ हैट का मतलब अभी के क्वेश्चन में होगा के हैट। तो एफ को अगर आप लिखते हैं 6 न्यूटन के हैट, तो उसका मीनिंग वही हुआ कि दिस इज 6 न्यूटन इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इस तरह से आप इस यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, अब देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि जो हमारा जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, अगर वह कांस्टेंट है तो आपको हमने कहा कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, और अगर वो वेरिएबल है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल फिक्स होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया। एक्चुअली हम लोगों का जो एम अब है वह इस यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से फिर हम वेक्टर को ऐड करने के लिए सीखेंगे। इसीलिए इस लेक्चर में हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया आपको बताया कि यूनिट वेक्टर क्या है, कैसे यह डिफाइन होता है, कैसे इसके टर्म में हम
किसी वेक्टर को व्यक्त करते हैं। अब जो आने वाला वीडियो है उसमें वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए सीखेंगे, फिर कंपोनेंट्स के टर्म में वेक्टर को ऐड करने के लिए सीखेंगे, और ये उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। फिजिक्स में आप अलग अलग जगहों पर इसके एप्लीकेशन को, चाहे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, सारे जगहों पर आप उसके एप्लीकेशन को पाते हैं। ओके।